टीटीपी ने एटॉमिक एनर्जी के चंद अहलकार अगवा कर लिए हैं और इस अगवा से वो क्या पैगाम पाकिस्तान को देना चाहते हैं और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में दो नए टर्न्स आए हैं। पहला टर्न ये है कि अफ़गानों ने इंडिया के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए एक नया वेन्यू खोलना शुरू कर दिया। वो वेन्यू क्या हो सकता है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और अमेरिका से अफ़गानिस्तान की इमदाद जो $40 बिलियन फ़ी हफ्ता है, उसके बंद होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं और अफ़गान ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ये बंद करवा रहा है हमारे पैसे। क्या ये बात दुरुस्त है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये भी पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और इमरान खान साहब के वकला आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गए हैं, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात भी सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, एटॉमिक एनर्जी के 17 अहलकार अगवा हो जाते हैं और अगवा करने वाले कौन हैं? ये हैं जी टीटीपी वाले। पाकिस्तान इस वक्त शदीद गुस्से में है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के नतीजे में कुछ लोग जो अगवा हुए थे उन्हें बाजियाब भी करवा लिया गया है, बाकियों की तलाश भी जारी है। लेकिन ये हरकत क्यों की गई, वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, डिटेल से स्टोरी आपको बताते हैं। अब ये जो लकी मरवत है और डीजी खान है, वहाँ पे कुछ माइंस हैं जहाँ से यूरेनियम निकलती है और पाकिस्तान उस यूरेनियम से अपना काम चला रहा है। बगलचूर शायद एक जगह है डीजी खान के करीब, और वहाँ से सबसे पहले यूरेनियम निकली थी और पाकिस्तान ने उसे एनरिच करके अपना काम चलाया था, क्योंकि बाहर से तो हमें यूरेनियम मिल नहीं रही थी। और उसके साथ साथ लकी मरवत, मियाँ वाली, ये जो रीजन है इसके अंदर भी यूरेनियम है और वहाँ पे भी डिगिंग पाकिस्तान करता रहता है गाहे बगाए, और वहाँ से भी कुछ ना कुछ इनको यूरेनियम मिलती रहती है। ये ज़हन में रखें कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाले मुल्क हैं वो दो हैं। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है दुनिया में, और दूसरा जो मुल्क है वो कज़ाकिस्तान है। कज़ाकिस्तान के अंदर से जो वो एक्सपोर्ट करते हैं और जिससे वो पैसा कमाते हैं वो 3-4 चीज़ें हैं कज़ाकिस्तान। एक तो सोना बहुत निकलता है। सोना शायद दुनिया में दूसरे या तीसरे जो लेवल पे सबसे ज़्यादा कज़ाकिस्तान में निकलता है। बल्कि एक वक्त ऐसा था जब कहा जाता था कि कज़ाकिस्तान नंबर 1 है सोने की प्रोडक्शन में, क्योंकि उसके जो मैदान है, जो उसके केव्स हैं, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा सोना निकलता है। और फिर उसके बाद यूरेनियम में वो नंबर 1 रहा है, बहुत अरसा वो नंबर 1 रहा है। बल्कि पूरे रशिया को, फिर चाइना को, फिर और दूसरे मुल्कों को यूरेनियम जो थी वो वहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी कज़ाकिस्तान से, जब ये सोवियत यूनियन था वहाँ पे। अच्छा। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर से जब दरियाफ्त हुई तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो गया। पाकिस्तान यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों में शुमार नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में नहीं है, और जो हमें मिलती भी है वो भी कोई हाई क्वालिटी की यूरेनियम नहीं है। लेकिन बगलचूर एक जगह है, वहाँ से हमने निकाली, और उसके बाद फिर ये मियाँ वाली और लकी मरवत का जो इलाका है वहाँ पे। अब वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी के बहुत सारे ऑफिस हैं, वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट मौजूद हैं, वहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ जगहों पे है। अब क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ और टीटीपी के साथ पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई, तो वो लोग क्योंकि यहाँ ही रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्हें हर जगह का पता है कि किस जगह पे कहाँ पे क्या हो रही है, तो उनकी सर्वेलेंस और जासूसी मुकम्मल तौर पे उनके पास है। इसीलिए कहा जाता है कि वो जो तालिबान है या टीटीपी है वो क्योंकि अफ़गानों जैसी नहीं लगती, वो पाकिस्तानियों जैसी लगती है। तो जब वो घूमते फिरते हुए किसी जगह जाते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना इतना आसान काम नहीं। दूसरा, वो पाकिस्तान के अंदर रहे हैं। जब पाकिस्तान के अंदर रहे हैं और पाकिस्तानी भी हैं तो उनके पास शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का, वो लैंग्वेजेस समझते हैं, वो रास्ते समझते हैं। तो जब वो पाकिस्तान के अंदर आके कोई ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे इदारों को जुल दे जाते हैं। पुलिस बिलखसूस उसके अंदर शामिल है। पुलिस को पता नहीं चलता कि ये वाकई बंदा हमारा है या फिर ये अफ़गानिस्तान बॉर्डर से दूसरी तरफ से आया। ये एक हकीकत है जिसे हमें मानना पड़ेगा। तो जो ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है तो अफ़गान दो हरकतें कर रहे हैं। एक तो वो हमारे दुश्मनों से रब्ता कर रहे हैं और उनको दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे कि इंडिया के साथ उन्होंने किया। और इससे पहले इंडिया का एक स्पेशल अनवाय है जो बाकायदा अफ़गानिस्तान आके इन सब के साथ मुलाकात करता रहा। और मुल्ला यकूब जो ज़ाहिर है इस वक्त उनके वज़ीर दिफा भी हैं, और साथ साथ उनका कंधारी ग्रुप के साथ ताल्लुक़ है, उनके साथ उनके ठीक ठाक किस्म के ताल्लुकात बन गए। अब मुल्ला याकूब साहब जो है पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं और कराची के अंदर उनकी परवरिश हुई। उनके जो फैमिली है वो भी कराची के अंदर रहती रही है। उनकी मेजर इन्वेस्टमेंट भी इस वक्त जो है वो कराची के अंदर है।
यहाँ ये ज़हन में रखें कि कुछ चीज़ें हैं जिनका इजहार करना बहुत ज़रूरी है। ये जो तालिबान है, इन्होंने 2011-2012 में इन्होंने दोहा के अंदर अपना हेडक्वार्टर बना लिया था और बाकायदा इनको परमिट कर दिया था कतर ने कि आप यहाँ आएँ और अपना दफ्तर खोलें, और इसे अमेरिकन ने सपोर्ट किया था और पाकिस्तान की मदद से वहाँ पर यह दफ्तर बना था। अब वहाँ पे एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर ये सारे लोग रहते हैं, बल्कि होटल है, मैं आपको ज़्यादा प्रिसाइजली बताता हूँ कि होटल है। अच्छा। जिसके अंदर सारी इंस्टॉलेशन जो थी वो अमेरिकन थी, और वहाँ पे यानी फ़ोन कॉल्स, बाकी इंटरनेट उनका और बाकी हर चीज़ जो थी वो अमेरिकन है, हर कमरा बग था। वहाँ ये सारे तालिबान रहते रहे और ये 11-12 साल अमेरिकन से की नज़रों के सामने रहे हैं, और इन 11-12 सालों में अमेरिकन से इनका सारा डाटा हासिल किया कि कौन सा आदमी किसके साथ कनेक्टेड है, उसकी फैमिली कहाँ रह रही है, उनके बच्चे कहाँ रह रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, उनके दोस्त कौन से हैं, उनके अहबाब कौन से हैं, उनकी हरकतें क्या हैं, वो किस चीज़ से ज़्यादा मुतासर होते हैं। हर चीज़ जो वहाँ पे कैमरे लगा के, जासूसी करके, सर्वेलेंस करके इन सब का डाटा उन्होंने जमा किया, और उसके बाद फिर जाके उन्होंने दोहा कार्ड किया। तो अमेरिकन जो है इनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इतना ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं और इनकी तमाम खामियों से वाकिफ़ हैं जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने 11-12 साल इनके ऊपर नज़रें जमाई रखी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये मुआहिदा हो गया और मुआहिदा होने के बाद ये वापस आए, तो अब पाकिस्तान का ख्याल ये है कि इनके साथ कोई खुफिया मुआहिदा भी अमेरिकन का था और ये हमें बाईपास किया गया तालिबान और अमेरिकन दोनों की तरफ से। इसी वजह से वहाँ पे TTP मौजूद है और उससे अमेरिका कोई काम लेना चाहता है। अब ज़ाहिर है जो ये जो अफ़गान है, ये जो हक़ानी नेटवर्क है, इसका तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ था, ये पाकिस्तान के अंदर ही रहे हैं। तो जब इंडिया था वहाँ पे, यानी कि करज़ई की गवर्नमेंट थी और उसके साथ साथ अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, तो ये तालिबान क्योंकि पाकिस्तान के कंट्रोल में थे, तो उस वक्त जब भी इंडियन के ऊपर हमले होते थे तो इंडिया ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करता था पूरी दुनिया में कि ये पाकिस्तान करवा रहा है, और इनके एक दूसरे के साथ बड़ा ठीक ठाक किस्म का एक इख्तलाफ भी था, दुश्मनी भी थी। लेकिन अब क्योंकि हालात बदल गए हैं और वहाँ पे तालिबान जो अब पाकिस्तान से डिस्टेंस पे आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान ने उनको डिस्टेंस पे कर दिया। वो पाकिस्तान समझता है कि नमक हराम है और हमने इतनी ज़्यादा परवरिश की इनकी और इतनी ज़्यादा मदद की, लेकिन उसके बाद इन्होंने हमारे साथ क्या किया। आप ये जान के हैरान रहोगे कि इस वक्त जितनी कैबिनेट है तालिबान गवर्नमेंट की, वो सारे के सारे लोग पाकिस्तान रहे। उनके बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, उन सब की तालीम यहाँ पे हुई है। पाकिस्तान ने उनकी बहुत सिक्योरिटी की और की, बिलखसूस ये कराची के अंदर बहुत रहे। इसके अलावा जितने कमांडर्स हैं उनके फ़ौज के अंदर हैं या उन्होंने जो अपनी आर्मी क्रिएट की हुई है, वो सारे के सारे पाकिस्तान में रहे। तो ये सब पाकिस्तान से गए हुए। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें ज़हन में रखें कि अमेरिकन ने इसमें कोई शक नहीं तालिबान के ऊपर 11 साल लगाए, लेकिन पाकिस्तान ने 50 साल लगाए। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का इतना बड़ा एक्सपर्ट है कि जितना दुनिया में कोई और मुल्क नहीं हो सकता। ये तमाम चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, पूरे वहाँ अफ़गानिस्तान के एक एक ट्राइब को ही समझते हैं और उन्हें ये तक पता है कि लैंग्वेजेस कौन से बोलते हैं, इनके रिश्तेदार कौन है। लिहाजा पाकिस्तान जब एंगेज्ड होगा ना तालिबान के या अफ़गानिस्तान के, तो लग समझ आएगी ये बिल्कुल टोटल मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारा 50 साल का काम है, हमारा 50 साल का वर्क है अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो ये बड़ी आसानी से पाकिस्तान इन सबको टैकल कर लेगा। पहला, अब उन्होंने एक कार्ड खेला है कि वो इंडियन की तरफ बढ़ गए हैं और इंडिया ने वहाँ पे सफारत खाने खोलने का फ़ैसला कर लिया। वहाँ पे वसी पैमाने पे वो पंपिंग करेंगे पैसे। फिर उससे पहले जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी या फिर हामिद करज़ई की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त इंडिया ने वहाँ पे सड़कें भी बना के दी थी। अब वो दोबारा सड़कों की मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। अब वो इंजीनियरिंग कंपनीज अपनी भेजेंगे जो वहाँ पे कायम होंगी और वो इनको ऑफ़र करेंगे, जी हम आपको बिल्डिंग्स बना देते हैं, हम आपके डैम बना देते हैं, हम आपकी बिजली का सिस्टम ठीक कर देते हैं, हम आपकी सड़कें दोबारा रिपेयर कर देते हैं। तो इसके ज़रिए वहाँ पे जाएँ। तो इंडिया ने एक ऑफ़र किया उनको कि आप चाबहार जो है, चाबहार क्योंकि इंडियंस के पास है 10 साल के लिए उन्होंने किराए पे ली हुई और उसको डेवलप करके भी उन्होंने ईरान को दिया था। और चाबहार जो है वो बिल्कुल ग्वादर के करीब है, बिल्कुल आप समझें कि जिसको कहते हैं पत्थर मार के फेंकें उधर तो उस तरफ पत्थर चला जाएगा, इतने करीब हैं वो। और वैसे डेवलप है, कोई शक नहीं है इसमें। और हम तो ग्वादर को डेवलप नहीं कर सके, लेकिन चाबहार बड़ी डेवलप है उनकी बंदरगाह है। अब इंडिया ने उनको ऑफर किया है कि आप पाकिस्तान को छोड़ें जी, आप अपने सारे जहाज़ जो हैं वो चाबहार के जरिए भिजवाएं। और इस पे अफ़गान बड़े खुश हैं, लेकिन ये अफ़गानिस्तान को सूट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि दरमियान में ईरान भी आता है और ईरान इस वक्त अफ़गानिस्तान का फ्रेंडली मुल्क नहीं है। और ये अगर फ्रेंडली मुल्क है भी तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अलावा अफ़गानों के पास कोई और ऑप्शन नहीं, कोई और ऑप्शन इस्तेमाल भी करेंगे पैसा ज़्यादा खर्च होगा। दूसरा, वो सारे के सारा किसी दूसरे मुल्क के पास चला जाएगा
और उस मुल्क के पास चला जाएगा जिसे अफगान काफिर समझते हैं, तो ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर ईरान उसके दरमियान में, और ईरान जो है खुद अफगानों से या तालिबान से बहुत तंग है। तो दो चाबियां जो है किसी और के हाथ में दे देंगे। दूसरा ये है कि अफगानों को ये पता है कि पाकिस्तान के अलावा हमारा ठिकाना कोई नहीं है, बिलखसूस तालिबान के लिए, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ होती है तो अल्टीमेटली तालिबान ने फिर पाकिस्तान आना है। तो ये सिर्फ गिदर भपकियाँ हैं, सिर्फ एक कार्ड दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तान को, ये कहा जा रहा है कि जनाब हम आपके साथ निपट लेंगे। ये है अब इस दौरान, क्योंकि वहाँ पे टीटीपी का ज़ाहिर है वो शेयर होगी, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। अब ये पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि हमारे जो एहलकार हैं एटॉमिक एनर्जी के, उनको इन्होंने अगवा कर लिया। ये अगवा में से 8 लोग तो छुड़वा लिए गए, 3 ज़ख्मी हैं, बाकी 8 भी पाकिस्तान छुड़वा लेगा, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन इसकी कीमत मुझे लगता है कि तालिबान को अदा करनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान सीधा हो गया हुआ है, ये वहाँ से जाके मेरा ख्याल उनके ऐसे लोगों को उठा के ले आएंगे कि जिनको वो खुद ही परेशान हो जाएंगे, जिन्होंने उनका बजट बनाना, जिन्होंने उनका डैम बनाने हैं, जिन्होंने वहाँ पे उनका रिज़र्व बैंक जिनके पास है, जिन्होंने रिज़र्व बैंक चलाना है। तो ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान वहाँ से उठा के ले आएगा कि अफगानी जो है ना बिल्कुल बेदस्तो पा होकर रह जाएंगे। हो सकता है उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी पाकिस्तान ऑपरेट करता है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम ही जैम कर दें, तो फिर क्या करेंगे? इसका बदला बहरहाल मुझे लगता है कि पाकिस्तान ज़रूर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी नाज़रीन हमारी, हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये चाबहार जो बंदरगाह बन रही है ये क्या सूट करती है अफगानिस्तान को। अभी तक की सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान चाहे तो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है वाया पाकिस्तान, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं दी हुई। तो हम ये कहते हैं कि अब हमारे एहसान कहाँ कहाँ भूलेंगे कि आपकी ट्रेड को तो हमने अपनी ज़मीन दी हुई थी, एक्सेस दी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद तालिबान की हरकतें ये हैं। और इसके साथ दूसरी स्टोरी बहुत बड़ी जुड़ी हुई है, वो है जी कि एलॉन मस्क साहब ने एतराज़ कर दिया है फंडिंग पे। $4 करोड़ जो हफ्तावार फंडिंग हो रही है अमेरिका की तरफ से तालिबान को, उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने कहा है कि ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा, ये आप कर क्या रहे हैं। बेसिकली स्टोरी ये है कि ये स्टोरी उठी कैसे, ये हुआ या कहां से हुआ या किसने करवाया, ये स्टोरी जी हमारे चैनल से यहां से ब्रेक हुई थी। जावेद चौधरी साहब ने इसके ऊपर पहली दफा डिटेल बताई थी, अब ये हर तरफ डिस्कस हो रही है। लेकिन पाकिस्तान का स्टोरी में क्या हाथ है और अमेरिका अब क्या करेगा अफगानिस्तान के साथ, डिटेल से दोबारा स्टोरी की तरफ चलते हैं। अब देखिए वो चाबहार, मैंने जैसे कि आपको जिक्र किया कि अच्छी पोर्ट है और ईरान को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अफ़गान उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। फासला ज़्यादा हो जाता है, दूसरा ईरान दरमियान में आ जाता है, और ईरान और तालिबान के तल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तवील अरसे से ख़राब हैं, और उन तल्लुकात के जुड़ने का कोई इम्कान ही नहीं। दूसरा ईरान चाइनीज़ के करीब हो चुका है इस वक्त, चाइनीज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, बहुत करीब है। चाइना पाकिस्तान के बहुत करीब है। अगर चाइना को अफ़गानों में से और पाकिस्तान में से उन्हें कोई एक चॉइस करनी पड़े तो वो पाकिस्तान को चूज़ करेगा। तो ये अफ़गान जो है ना एक कार्ड तो दिखा रहे हैं, एक रेड कार्ड दिखा रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन उन्हें खुद भी अंदाज़ा है कि इससे हमारा काम नहीं चल सकेगा। दूसरी बात, जितनी चीज़ें वो पाकिस्तान से लेके जाते हैं अफ़गानिस्तान, वो दोबारा पाकिस्तान के अंदर ट्रेड हो जाती है, पाकिस्तान के अंदर बिक जाती है। अब अगर ये ईरान के ज़रिए लेके आएंगे तो ईरान में दोबारा नहीं बिकेंगी और उनको सारी चीज़ें खुद कंज्यूम करनी पड़ेंगी। मसलन ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है वहाँ पे, मसलन फ़र्ज़ कर लें कि ये जो एक्सक्लूसिव किस्म की स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर गोल्फ़ है, अब वहाँ पे एक भी गोल्फ़ कोर्स नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर। अमेरिका आए थे, उन्होंने बनाने की कोशिश की, नहीं कामयाब हो सके, तो वो गोल्फ स्टिक्स जो है ना वो भी पाकिस्तान के ज़रिए जाती हैं, ठीक है, और वहाँ से फिर वापस पाकिस्तान आ जाती हैं। अब ईरान जो है उसके अंदर है गोल्फ का कोर्सेज, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ईरान तो नहीं खरीदेगा ये। तो इस टाइप की बड़ी चीज़ें हैं जो वहाँ पे ईरान के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, और अल्टीमेटली पाकिस्तानी उनकी मंडी है, तो वो अफ़गान फंस जाएंगे इस चीज़ से। दूसरा ये है कि हमारे साथ उनके बहुत कनेक्शंस हैं, बड़े रास्ते हैं यहाँ से। जितनी सिर्फ अद्वियात पाकिस्तान से जाती हैं, अफ़गानों की सिर्फ वही बंद हो जाएँ तो वहाँ पे मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर आपको पता है कि स्पेशल कॉरिडोर्स हैं यहाँ पे, इवन चमन के अंदर भी स्पेशल कॉरिडोर है। वो स्पेशल कॉरिडोर ये है कि जो अफ़गान गवर्नमेंट के लोग हैं या तालिबान हैं, वो आसानी के साथ बगैर किसी डॉक्यूमेंट के पाकिस्तान आ सकते हैं, पाकिस्तान से जा सकते हैं। और वो जो स्पेशल कॉरिडोर है उसके ज़रिए उनके मरीज़ यहाँ पे आते हैं, उनका इलाज होता है, उनकी ट्रांसपोर्ट्स यहाँ पे आती हैं, उनके और बहुत सारे कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं बता सकता आपको, वो सारी की सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के ज़रिए ऑपरेट होती हैं। और ये चीज़ें ईरान कभी भी नहीं देगा, क्योंकि ईरान इनसे खाइफ है। ईरान को अंदाज़ा है कि अगर ये तालिबान आगे चले जाते हैं और इनका इंकलाब ईरान के अंदर दाखिल हो जाता है तो खुद अंदाज़ा लगाएं। दूसरा ये है कि तालिबान के पीछे इस वक्त अमेरिकन हैं जो $40 मिलियन इनको हर हफ्ते दे रहे हैं, और वो जो देने वाले हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ हैं। तो ईरान क्यों इतना बड़ा रिस्क लेगा
कि जहाँ पे अमेरिकन बैठे हुए हैं, जो अमेरिकन ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे CIA का बाकायदा दफ्तर मौजूद है, और उन लोगों को अलाउ कर दें कि आए जी हमारे पूरे मुल्क के अंदर से आप तजारत करते हुए गुजर जाएं, या गुजरगाहें दे दें, या फिर उनको चाह बहार के अंदर मौका दे दे, तो ईरान अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये इतना बड़ा इंकलाब, इतनी बड़ी गलती, क्योंकि उससे ईरान खुद फंस जाएगा। ये अफगान तो मत मार के रख देंगे उनकी, और ईरान बड़ा रेजिस्ट कर रहा है इनको। वो तो अफगानों के 40 साल से इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक मजहबी इख्तलाफ भी इनका मौजूद है, क्योंकि ये अहले सुन्नत हैं और वो जो है वो ज़ाहिर अहले तशी हैं, और ये जो अहले सुन्नत हैं, ये ऐसे अहले सुन्नत हैं जिनके हाथ में बंदूक है और जो बंदूक के ज़रिए इंकलाब लाना चाहते हैं। ईरान तो ज़ाहिर उनके लिए बहुत बड़ी बैटल फील्ड हो सकती है। फिर ये समझते हैं कि खरासान का जो इलाका है वहाँ से इमाम मेहदी का ज़हूर होना है, तो वहाँ पे बड़ी कन्फ्लिक्ट है, तो ईरान कभी मौका नहीं देगा कि इन लोगों को ये अपने टैंकों के साथ, बंदूकों के साथ, तोपों के साथ ईरान के अंदर घुस जाए। तो ईरान इस चीज़ का बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा, ये इनको गलत फहमी है। तो ये सिर्फ एक कार्ड के तौर पे दिखा रहे हैं। पाकिस्तान इस चीज़ से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है, कि वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को बहुत अच्छी तरह जानता है, उसको पता है कि इनकी डायनामिक्स क्या है। अगर पाकिस्तान वैसे एक हफ्ते के लिए इनकी ट्रेड बंद कर दे, तो आप देखिएगा वहाँ पर तो लाले पड़ जाएंगे, उनको लेट जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान सब कुछ उनके लिए कर रहा है। तो एक तो चीज़ मुझे नहीं लगता कि ये कार्ड कोई चलने वाला है। दूसरी बात यह है कि एलन मस्क की तरफ से बयान आ गया है कि हम $40 मिलियन हर हफ्ते क्यों दे रहे हैं अफ़गानों को, और ऐसी गवर्नमेंट को दे रहे हैं जो हमारे ख़िलाफ़ है, जो अमेरिका को निस्तो नाबूद करना चाहती है। और ये बयान सिर्फ है एलन मस्क की तरफ से नहीं आया, ट्रंप की पॉलिसी है ये। ट्रंप ने बहुत पहले ये सोच लिया था कि जब मैं आऊँगा तो मैं ये इमदाद बंद करूँगा। और एलन मस्क उनके करीब तरीन वो तो उनकी कैबिनेट का हिस्सा है इस वक्त, और बैठेंगे और सब कुछ है उनका। तो बल्कि बयानिया जो ट्रंप का है वो एलन मस्क चला रहे हैं। बिल्कुल। और ये ट्रंप का वाज़े किस्म का एक थिंकिंग है, उसका वाज़े किस्म की सोच है कि मैंने इसको बंद कर देना है। तो और अफ़गानों को भी इस चीज़ का पता है, तालिबान को भी इस चीज़ का पता है कि ये जो $40 मिलियन हमें हर महीने मिल रहा है, ये बंद होने वाला है। और अब वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सारी शरारत की है, और क्योंकि ये सारी जो फिगर्स हैं वो ज़ाहिर पाकिस्तान से निकली हैं। और आप मेरी तरफ देख रहे हैं कि मेरा देखिए जर्नलिस्ट है, उसका ये काम होता है पाकिस्तान से कहाँ से निकली हैं ये बताओ। पाकिस्तान देखिए जी, एक स्टोरी है और उसे डिग आउट करने में जर्नलिस्टों का काम है। वैसे ये मुझे जो चीज़ है बताई वैसे अफ़गान गवर्नमेंट के लोगों ने थी। वैसे मैं आपको सही, मसलन जैसे नैरोबी से जहाज़ आता है, किसी को नहीं पता था। कीनिया का मीडियम इस्तेमाल होता नहीं पता था किसी को। यहाँ पर $40 मिलियन मंगल के दिन आता है, किसी को नहीं पता था। ये था कि अमेरिकन को इमदाद दे रहे हैं, लेकिन इतनी डिटेल के साथ जो है ना सर, और ये सारे मैं सही बता रहा हूँ, आपको सोर्स बता रहा हूँ, ये मुझे पता अफ़गानों से लगा था ये। ठीक है। और ये आज से नहीं, कोई 5-6 महीने पहले पता लगा था। और उस पर मैंने उनसे पूछा था कि यार ये इकॉनमी आपकी कैसे तगड़ी होगी, तो उन्होंने कहा जी थैंक्स टू अमेरिका, थैंक्स टू USA। वहाँ से वो हर महीने, तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि हर महीने वहाँ पैसे आ रहे। फिर ये पैसे हैं जो इनको UN के ज़रिए दिलवाए जा रहे हैं, जबकि जो CIA के पैसे हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। अच्छा, वो अलग है, वो अलग है। इसी वजह से $21 बिलियन उन्होंने खर्च किए ना जी, ये देख। ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये बंद होने वाला जी, इनका खांचा ये वाला। चल नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी जी इमरान खान साहब के हवाले से, कि इमरान खान साहब की पसे पर्दा एक डील होती हुई नजर आ रही है, और उसकी कुछ वजूहात हैं जी, कि 150 कारकुनान उनके 26 नवंबर के जो मुकदमात में मुलविस थे उन लोगों को रिहा कर दिया गया। ऑल्दो के कुछ लोगों की रिहाई नहीं भी हुई, लेकिन मैक्सिमम लोगों की वहां पर रिहाई होगी। दूसरी साइड पर नून लीग शदीद परेशान है, और नून लीग खुश नहीं है इस चीज से जिस तरह के अल्फाज खान साहब यूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। वो वर्ड कौन सा यूज किया था जिसके ऊपर शदीद नाराजगी है इस वक्त नून लीग को, और नून लीग क्या सोच रही है, और ये डील क्या वाकई हो रही है? डिटेल से स्टोरी लेके जाते हैं जावेद चौधरी। नहीं, कोई डील नहीं हो रही। ये डील 24 नवंबर के दाएं बाएं हुई थी। उस वक्त जब ये धरना देना चाह रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, उस वक्त कोई लोगों ने इंगेज किया था इमरान खान साहब को जेल के अंदर, और उनसे एक ही सिर्फ मुतालबा किया था कि आप संजानी में बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त ये बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए थे। उन्होंने कहा जी हमारी जगह सही ना करवाएं, पाकिस्तान आपका भी मुल्क है, तो वहाँ पर बैठ जाएँ। और उसी दरमियान ये ऑप्शन निकले थे कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, या इमरान खान साहब को पेशावर भेज दिया जाए, या इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ, या गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर लिए जाएँ। लेकिन जब वो इमरान खान साहब ने संजानी में बैठने से इनकार कर दिया, या वो नहीं बैठे, तो उसके बाद फिर ये डायलॉग ख़त्म हो गया। तो कोई पसे पर्दा डायलॉग नहीं चल रही। ये सारी बातें हैं, ये जो कहा जा रहा है बुश बीबी के साथ फलां बंदा मिला, बुश बीबी के साथ उसने मुलाकात की, ये सारी एम ही है। मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात करेगी या गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान है, गवर्नमेंट का नुकसान है। गवर्नमेंट फारग हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार अगर उन्होंने ट्रस्ट कर लिया, इमरान खान साहब को बाहर निकाल लिया, तो फिर इमरान खान साहब को वापस जेल के अंदर ले जाना आसान काम नहीं होगा। ये जिन है, ये जितनी देर बोतल में रहेगा उतनी देर एस्टैब्लिशमेंट भी सेफ रहेगी और गवर्नमेंट भी सेफ रहेगी। तो कोई शख्स इस जिन को बाहर नहीं देखना चाहता। तो ये मेरा ख्याल है ये सारी टमकीरियाँ हैं
सारी अहमी स्टोरीज हैं, तो ये जो जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक, मतलब ये जो 150 बंदा रिहा हुआ है, ये रियासत ने अपनी आवाम पे 150 लोग जो हैं ये बेसिकली 26 नवंबर में गिरफ्तार हुए थे। ये आम लोग हैं, इतने आम लोगों को जेल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, और उनकी अगर ज़मानत हो गई है तो मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई नोटेबल नहीं है। ये जहन में रखें, आम लोग थे, उनको रगड़ा लग गया है और उसके साथ साथ उन्होंने माफ़ी मांग ली है, रगड़ा खा लिया उन्होंने, और ये साथ उन्होंने वादा किया है कि आइंदा वो किसी किस्म के इस किस्म की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अगर बनेंगे तो ज़मानत मनसूख हो जाएगी, दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है अपने घर में जाएंगे, अपने खर्चे पे गुजारा करेंगे, बजाय इसके कितने लोगों को स्टेट जो अपना दामाद बना के रोज़ खाना खिलाती रहे। तो इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं डील के साथ। ठीक है नाज़रीन, चलते हैं अपनी लास्ट स्टोरी। हमारी आखिरी स्टोरी है जी इमरान खान के वकीलों के हवाले से कि शेर अफजल मरवत साहब जो आजकल बड़ी मॉडरेट और बहुत अच्छी बात करते हुए नजर आते हैं और लगता है कि वो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं और चीज़ों को सुलझाने की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा गुस्से से स्टेटमेंट दे दिया और जो दिया है सलमान अकरम राजा के बारे में, अपने ही पार्टी लीडर के बारे में। उन्होंने कहा जी कि मेरे हर केस में घुस जाते हैं, मेरे इद्दत से निकाह वाला जो केस था उसके अंदर भी ये आ गए, ये सारा होते तो लाहौर में है, एक आध दिन के लिए इस्लामाबाद आते हैं, लेकिन मतलब वो उनसे खुश नहीं है, मुख्तलिफ इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो स्टोरी लेके चलते हैं चौधरी साहब की तरफ। जब वकील खुद लड़ रहे हैं तो खान साहब बाहर कैसे? ये लड़ाई जो पूरी पार्टी के अंदर है, ये पार्टी जो है ना पहले बाहर लड़ती है, फिर उसके बाद अंदर लड़ती है, फिर उसके अंदर मजीद अंदर लड़ती है। तो ये लड़ाई जो है इनके अंदर चलती जा रही है। सलमान अकरम राजा साहब बड़े वकील हैं, शेर अफजल मरवत साहब उनके सामने कोई बड़े वकील ही नहीं है, ही नहीं, वो छोटे से वकील हैं, और वो और काम करते 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 वकील में आए। कोई बड़ा केस उन्होंने आज तक लड़ा नहीं है, कोई उनको फ़ायदा हुआ नहीं, ना उनके क्लाइंट को किसी को फ़ायदा हुआ है। तो अब वो ज़ाहिर है बड़े वकील जब होते हैं अपनी स्पेस ले लेते हैं, तो शेर अफजल मरवत साहब को इस चीज़ की तकलीफ़ होती है कि ये गौर खान क्यों आ जाता है, ये लतीफ़ खोसा साहब क्यों आ जाते हैं, ये राजा साहब क्यों इसके अंदर घुस जाते हैं, ये सलमान सफदर साहब क्यों आ जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि सबको कोनियाँ शोनियाँ मार के अपनी स्पेस पैदा करें, और स्पेस उनको मिल नहीं रही। खान साहब भी जो है ना कभी उनको लिफ्ट करा देते हैं, कभी उनको बाहर निकाल देते हैं, कभी उनको बिठा देते हैं, कभी खड़ा कर देते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है। तो ये पार्टी के अंदर ये चलता रहेगा, पार्टी का कल्चर है कि इसने लड़ना ही लड़ना है, किसी ने किसी के साथ लड़ना है, और अगर बाहर वाले फोर्सेस मौजूद नहीं है तो अंदर लड़ना है एक दूसरे के साथ। तो लड़ाई जो है ना ये पार्टी का डीएनए है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमने जो $40 मिलियन की स्टोरी आपको बताई है, इसका लिंक भी हम साथ डाल देंगे इस वीडियो के, कि अगर आप डिटेल से वो स्टोरी भी जानना चाहें कि बेसिकली ये सारा स्ट्रक्चर था क्या, तो आप वो भी इस व्लॉग के साथ देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।